हम आपको ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर की वायरिंग और ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर का कंप्लीट कार्य बताएंगे। और यहां पर एक जानकारी आपको दे दें कि यदि आप बड़े ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर की रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो आपको छोटे स्टेबलाइजर सिंगल रिले के साथ ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर की रिपेयरिंग को सीखना बहुत जरूरी है। तो मैं आपके लिए यहां पर एक डायग्राम पहले से बना दिया हूं जिससे वीडियो लंबी ना हो, तो आप जान सकते हैं। यहां पर मैंने ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर यहां आप देख सकते हैं सिंगल रिले, वन रिले के साथ उन कंपोनेंटों को इसमें हम लगाए हैं जिससे हमारा वोल्टेज स्टेबलाइजर ऑटोमेटिक तरीके से वोल्टेज को घटाएगा और वोल्टेज को बढ़ाएगा। तो चलिए सीख लेते हैं, इसमें और लगे कंपोनेंटों के बारे में जान लेते हैं कि इन कंपोनेंटों का और वर्क क्या होता है। तो उसके बाद हम इसकी आपको कंप्लीट वायरिंग करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये आपका एसी फ्यूज, यहां एसी फ्यूज लगी होती है। एसी फ्यूज का कार्य इतना होता है कि हमारे वोल्टेज स्टेबलाइजर में सप्लाई अधिक हो जाए या स्टेबलाइजर में कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो ये एसी फ्यूज गल जाता है। और ये एसी फ्यूज जो हमारा होता है, यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह का एक एसी फ्यूज लगा होता है। और हम ये नहीं कहेंगे कि सभी वोल्टेज स्टेबलाइजर में आपको एसी फ्यूज ही मिलेगा, यहां पर एमसीबी भी मिल सकता है। तो अभी ये हम छोटे स्टेबलाइजर का अध्ययन कर रहे हैं। सिंगल रिले के साथ हमेशा आपको एसी फ्यूज ही लगाना होता है और यही मिल सकता है। तो यहां पर ये आपका ऑन ऑफ स्विच है। ऑन ऑफ स्विच यहां आप देख सकते हैं, ऑन ऑफ स्विच मैंने लगा दिया है। ऑन ऑफ स्विच और स्टेबलाइजर में हो सकता है आपको ना मिले, लेकिन अगर मिल जाता है तो उसका कनेक्शन आपको किस तरह से करना है, ये वोल्टेज में स्टेबलाइजर को चालू और बंद कराने के लिए लगाया जाता है। यहां आप देख सकते हैं आउटपुट सॉकेट। आउटपुट सॉकेट का मतलब ये होता है जहां से स्टेबलाइजर अपनी सप्लाई को आउट करता है। इस तरह से यहां पर मैंने एक आउटपुट सॉकेट लगा दिया है। यहां आप देख सकते हैं टू वे स्विच। तो टू वे स्विच यहां पर आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगी। यहां आप देख सकते हैं इसमें कनेक्शन के लिए कुल 3 पिन होता है। इसका जो वर्क होता है, ये वोल्ट मीटर को सप्लाई भेजता है, एक बार इनपुट सप्लाई और एक बार आउटपुट सप्लाई की हमारे स्टेबलाइजर में कितनी सप्लाई आ रही है और कितना स्टेबलाइजर सप्लाई बना करके निकाल रहा है। आप यहां देखेंगे ये वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर आपका किसी भी वोल्टेज स्टेबलाइजर में आपको ये मिलेगा। इसमें कनेक्शन के लिए 2 पिन होते हैं। किसी भी स्टेबलाइजर में इसका वर्क एक ही होता है। ये स्टेबलाइजर से निकलने वाली सप्लाई और आउटपुट सप्लाई को रीडिंग करता है। अब मैं आपको दिखा दूं, यहां पर एक एलईडी लगाई है हमने। तो ये एलईडी आउटपुट के मार्ग में हमने लगा दिया है। आप चाहेंगे तो इनपुट के मार्ग में भी एलईडी लगा सकते हैं। तो यहां पर हमने एक एलईडी लगा दिया है और एलईडी को कार्य कराने के लिए यहां पर मैंने 100 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस लगाया है। इस 100 किलो ओम रेजिस्टेंस का कलर कोड होता है भूरा, काला, पीला। ये रेजिस्टेंस है और ये आपका एलईडी है। इसके अलावा यहां आप देख सकते हैं ऑटो कट एक सर्किट मैंने लगा दिया है जिससे हमारा रिले यहां कार्य करेगा। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं ये ऑटो कट सर्किट है, एक छोटा सा कार्ड जिसके द्वारा ये हमारा जो रिले लगा है, यहां पर मैं आपको दिखा दूं इस तरह का आप देख सकते हैं ये रिले है। रिले में कनेक्शन के लिए कुल 5 पिने होते हैं। जैसे इसमें 2 पिन इसकी कॉइल की होती है और 3 पिन इसकी सबसे अलग होती है जिसे हम एनसी कॉमन और ओसी के नाम से जानते हैं। ओसी का दूसरा नाम एनओ भी होता है, कुछ जगह हमें एनओ भी लिखा मिल जाता है। इसके अलावा अब मैं आपको बता दूं इस वोल्टेज स्टेबलाइजर का कार्य, ये वोल्टेज स्टेबलाइजर का कार्य और वायरिंग, तो दोनों में से हम आपको सबसे पहले बताएंगे इसकी वायरिंग, उसके बाद हम आपको बताएंगे वर्क। तो वायरिंग में आप यहां जान लीजिए, इसकी कंप्लीट वायरिंग करने के लिए यहां आप देख सकते हैं जो मेन लीड होती है। तो मेन लीड में हम सबसे पहले वायरिंग न्यूट्रल सप्लाई से स्टार्ट करते हैं। तो न्यूट्रल सप्लाई से आपको वायरिंग स्टार्ट करना है। तो मेन लीड का एक तार आपको न्यूट्रल मान लेना है और न्यूट्रल सप्लाई को आपको मेन ऑटो ट्रांसफार्मर के 0 वाले तार से जोड़ देना है। सिंगल तार होता है 1 नंबर से, ये 0 वाला तार बिल्कुल अलग होता है। यहां पर आपको न्यूट्रल देना है और यही न्यूट्रल सप्लाई आपका यहां से निकल करके, ये न्यूट्रल सप्लाई आपका यहां से निकल करके आउटपुट सॉकेट में चला जाता है। और जब इसके एक पिन से हम न्यूट्रल जोड़ देते हैं तो यही न्यूट्रल हमारा वोल्ट मीटर में आप देख सकते हैं, वोल्ट मीटर के किसी एक पिन से आप जोड़ दीजिए और वही न्यूट्रल आपका यहां से निकलेगा।
ये जो मैंने एलईडी लगा दिया है, एलईडी के एक पिन से आप जोड़ दीजिए। इसके अलावा आपको न्यूट्रल कहीं देने की जरूरत नहीं है। अब हम आपको बताएंगे, यहां आप देख सकते हैं ये हमारा मेन लीड का फेज सप्लाई है, और इस फेज सप्लाई को आपको कहां देना है, ऑन ऑफ स्विच पे देना है। स्विच को आप ऑन करेंगे तो इसके दूसरे पिन से फेज सप्लाई निकलेगा, एसी फ्यूज में आएगा, और एसी फ्यूज के दूसरे पिन से आपको दो जगह जोड़ देना होता है। यहां से दो तार मैंने निकाल दिया है, तो चलिए पहले किसी एक तार का अध्ययन कर लेते हैं। तो यहां से एक सप्लाई को, इसी फेज सप्लाई को मैंने यहां से लिया, और लेने के बाद इसको मैंने सीधे जोड़ दिया है इनपुट, मैंने यहाँ 2 वे स्विच मैंने लगा दिया है। तो इसके एक 3 फुटी की पिन होती है, 3 फुटी की ये स्विच होती है, तो इसके किसी एक किनारे वाले पिन से हमको इसे जोड़ देना है, या जहां इनपुट साइड लिखा होता है वहां से आप इसको जोड़ देंगे फेज सप्लाई। अब आपको क्या करना है, यही फेज सप्लाई आपको सीधे ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग नंबर 2 से जोड़ देना है। तो ट्रांसफार्मर की जब बाइंडिंग नंबर आप 2 से जोड़ेंगे तो यहां पर वायरिंग देखेंगे आप, बहुत आसान है। अर्थात यहां पर आपने फेज सप्लाई दे दिया, तो इसकी जो लास्ट कॉइल बाइंडिंग नंबर 3 है, इसको रिले के एनसी से जोड़ देना है, और इसकी जो बाइंडिंग नंबर 1 होती है इसको जोड़ देना है इसके ओसी से। तो मैं आपको यहां पे बता दूं, अधिकांश टेक्नीशियन यहां डिस्टर्ब हो जाते हैं कि सर इसमें लिखा नहीं होता है, तो आप कैसे बता दिए कि इसका 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर कौन है। तो मैं आपको बता दूं, बहुत आसान तरीका है इसका। यहां जैसे आपके पास इस तरह का कोई ऑटो ट्रांसफार्मर मिल जाता है, तो यहां पर आपको सबसे पहले ये समझना है कि आप देखेंगे कि इसमें 2 वायर सिंगल मिलेगा, ऐसे 2 वायर सिंगल, एक ये और एक ये। अब बीच में डबल वायर आपको 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, 4 का भी मिल सकता है, तो कोई भी ऑटो ट्रांसफार्मर हो, तो आपको सिंगल वायर से उसके बगल वाले वायर के बीच में केवल डिजिटल मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस चेक कर लेना है। अब सिंगल वायर के बीच में एक तार ये आ रहा है, और सिंगल वायर ये है, इसके बगल में ये आ रहा है, तो दोनों के बीच में रेजिस्टेंस चेक कर लेना है। अगर इसके बीच में रेजिस्टेंस बहुत कम है, बहुत कम रेजिस्टेंस है, और यहां आप देखते हैं इस 1 नंबर से इसके बीच का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो जहां पर आपको सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस मिले उस सिंगल वाले के बगल वाले तार को आप हमेशा 1 नंबर मानेंगे। तो ये इस तरह से हम इसको 1 नंबर माने हैं, इसको 2 माने हैं और इसको 3 माने हैं। तो 2 पर मैंने फेज दे दिया। अब दोनों किनारे वाले अर्थात इसकी बाइंडिंग नंबर 1 और 3 को मैंने कहां से जोड़ दिया, आपको ठीक इसी प्रकार से जोड़ना है। ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर की आप वायरिंग कर रहे हैं, तो यहां पर आपको 3 नंबर जोड़ देना है अपने रिले के एनसी से, और 1 नंबर को जोड़ देना है अपने रिले के ओसी से। तो रिले का यहां पर एक फंक्शन आपको मैं याद दिला दूं कि रिले सामान्य दशा में इसका कॉमन एनसी से जुड़ा होता है। इस प्रकार इसके एनसी पर कोई सप्लाई आएगा तो इसके कॉमन से निकलेगा, और कॉमन की सप्लाई यहां से निकल करके आपके आउटपुट सॉकेट से एक तार जोड़ देना है, और यहीं से 2 वे स्विच का एक पिन का तार जोड़ देना है, और यहीं से अपनी एलईडी का वही तार जोड़ देना है। इस तरह से आपको इसकी वायरिंग को कंप्लीट कर लेना है। अब मैं आपको बता दूं, ये 018 का 2 तार बच रहा है, ये दोनों तार आपका सीधे आपके कार्ड से जुड़ जाएगा, और कार्ड से आपको 2 तार निकाल करके रिले की कॉइल का कनेक्शन कर देना है। इस तरह से कंप्लीट वोल्टेज स्टेबलाइजर की वायरिंग आप कर लेंगे। तो ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर में इतना ही वायरिंग होता है। और मैं आपको यहां पे बता दूं कि ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर में कैसे वोल्टेज बढ़ जाता है और कैसे वोल्टेज घट जाता है, इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को हो पाती है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि हमारे वोल्टेज स्टेबलाइजर में कैसे वोल्टेज घटता है और कैसे वोल्टेज बढ़ जाता है। तो यहां पर आप जान लीजिए, यहां आपको न्यूट्रल सप्लाई के मार्ग में कुछ भी नहीं करना होता है, और ना ही आपको फेज के मार्ग में कुछ करना होता है। बस केवल समझना है कैसे वोल्टेज घटा तो स्टेबलाइजर वोल्टेज बढ़ा दिया, और बढ़ गया तो कैसे वोल्टेज को ये घटा दिया। तो यहां पर आप जान लीजिए, जब वोल्टेज हमारे घर का घटता है या बढ़ता है, उस समय ट्रांसफार्मर में देखना है कि फेज सप्लाई इसके किस बाइंडिंग पे आ रहा है। तो आप जान रहे हैं कि ये फेज सप्लाई हमारा ऑन ऑफ स्विच से निकल करके सीधे बाइंडिंग नंबर 2 में आ रहा है। तो कोई भी ऑटो ट्रांसफार्मर है, अगर उसमें कनेक्शन के लिए कई लूप बाहर निकले हैं, तो उसके किसी लूप पर, किसी एक लूप पर जब आप फेज सप्लाई देते हैं, यहां मैंने फेज दिया है, तो दी गई सप्लाई के बाहर की कॉइल वोल्टेज को बढ़ाने का कार्य करता है। अर्थात
वोल्टेज को किस प्रकार से बढ़ा रहा है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की भांति यहां हमेशा आपको वोल्टेज ज्यादा मिलेगा। और दी गई फेज सप्लाई के अंदर की कॉइल, अर्थात 1 नंबर पर दी गई सप्लाई के अंदर की कॉइल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की भांति यहां पर आपको हमेशा डाउन वोल्टेज आपको मिलेगा, यहां पर कम मिलेगा और यहां पर आपको हमेशा अप माने हमेशा ज्यादा सप्लाई यहां पर मिलेगी। तो इस तरह से यहां की सप्लाई जब एनसी पर आता है तो सामान्य दशा में रिले हमारा इसका कॉमन और एनसी अर्थात इसका कॉमन और एनसी जुड़ा होता है, तो जितनी सप्लाई इसके एनसी पर आती है वो कॉमन से निकल जाती है। लेकिन जब हमारे घर में सप्लाई बढ़ जाती है तो उस समय ऑटो ट्रांसफार्मर के 018 वाली बाइंडिंग से बढ़कर वोल्टेज निकलता है, अर्थात 018 की सप्लाई यहां ट्रिगर सर्किट में बढ़ जाता है। और जैसे ट्रिगर सर्किट में यह वोल्टेज बढ़ता है तो रिले में आप देखेंगे इस कॉइल में प्लस और माइनस सप्लाई आ जाती है, जिससे ये रिले जब वर्क करेगा तो इसका कॉमन एनसी को छोड़ देगा, उस समय जुड़ जाएगा ओसी से। कॉमन किससे जुड़ गया, ओसी से। अब मैं आपको बता दूं, यहां पर देखिए मैंने डाउन लिखा था, दी गई सप्लाई की अपेक्षा यहां वोल्टेज हमेशा कम मिलेगा, तो ये घटी हुई वोल्टेज आपका इसके ओसी पर है। तो बताइए जब ये रिले कट गया तो कम वाली सप्लाई इसके कॉमन से निकलेगा और यह वोल्टेज आपका घट करके आउटपुट सॉकेट 2 वे स्विच और यहां पर आप देख रहे हैं एलईडी में आ जाएगा। तो इस तरह से ऑटोमेटिक वोल्टेज में जब सप्लाई बढ़ जाती है या सप्लाई घट जाती है तो हमारा ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर कैसे वर्क करता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता दूं ये ऑटो कट सर्किट कैसे फंक्शन करता है कि हमारे स्टेबलाइजर में लगे इस रिले के कॉइल को सप्लाई मिल जाती है। तो चलिए इसे भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। तो यहां आप जान लीजिए कि जैसे आपके घर की इनपुट सप्लाई बढ़ जाती है तो उस समय बढ़ा हुआ वोल्टेज ट्रिगर वोल्टेज जिसे कहते हैं, ये ट्रिगर वोल्टेज जैसे सर्किट में आता है तो उस समय आप जानते हैं कि यहाँ पर एसी सप्लाई होती है और यह एसी सप्लाई जब किसी डायोड में जाता है तो यहाँ धन डीसी बन जाता है, तो यहाँ धन आ गया। और इसके दूसरे वाले पिन से वही सप्लाई जब धन आगे पास हो गया तो यहां आप देख रहे हैं मैंने ग्राउंड माइनस वोल्ट लिखा है, तो इस प्रिंट पर माइनस वोल्ट सप्लाई बन जाती है। अब मैं आपको यहां पे बता दूं कि जब धन यहां पे आ गया तो वही धन सप्लाई दूसरे डायोड से इस प्रीसेट में आया और प्रीसेट की इस पिन पर माइनस पहले से है। प्रीसेट में किसी अलाइनर स्क्रू ड्राइवर को डाल करके हम वोल्टेज को सेट कर देते हैं, लेकिन जब सेट की गई सप्लाई से कभी हमारे घर की इनपुट सप्लाई बढ़ गई तो उस समय यह प्रीसेट उस सप्लाई को आगे भेज देता है, जो 220 ओम रेजिस्टेंस के द्वारा इस जीनर में वोल्टेज बढ़ जाएगा। और जैसे इस जीनर में वोल्टेज बढ़ेगा तो ट्रांजिस्टर के बेस का वोल्टेज बढ़ जाएगा और ट्रांजिस्टर यहां अपने कार्य के अनुसार फंक्शन कैसे करता है कि जब कभी ट्रांजिस्टर के बेस पर यहां वोल्टेज बढ़ेगा तो इसके इमीटर पर जितना नेगेटिव है इसके कलेक्टर पे आ जाएगा, अर्थात यहां पर माइनस वोल्ट आ जाएगा और ये माइनस वोल्ट यहां पर रिले कॉइल में जैसे यहां माइनस वोल्ट आएगा और यहां प्लस पहले से है तो कॉइल में मैग्नेट बनेगा। तो यहां कंपनी रिले के अंदर ऐसा फंक्शन बनाकर देती है कि जैसे इसके अंदर मैग्नेट फील्ड उत्पन्न होता है तो इसका एनसी और कॉमन दोनों अलग हो जाते हैं और जैसे अलग होता है तो इसका कॉमन ओसी से जुड़ जाता है। इस तरह से ये हमारा रिले इस ट्रिगर सर्किट के द्वारा ऑन और ऑफ होता है। तो मेरे ख्याल से आपको सिंगल रिले ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर का कार्य और इसकी वायरिंग आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।